सो गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में रहेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के क्या फीचर्स है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम कॉस्ट कर्व्स और इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं, हम वो देखेंगे। एंड इसी का पार्ट 2 जो होगा उसमें हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे शटडाउन पॉइंट क्या होता है और सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वो पार्ट 2 में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अ मार्केट। अच्छा, एक मार्केट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझने से पहले मैं आपको मार्केट का मतलब बता देता हूँ। तो मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट इज एन अरेंजमेंट। ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। मार्केट एक अरेंजमेंट होता है जहां पे क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी दे कम टुगेदर फॉर अ प्राइस। मतलब ये एक बायर है और ये एक सेलर है। ये दो लोग आए एक साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में ऑफ अ कमोडिटी। कोई कमोडिटी, सेलर इज गोइंग टू सेल अ कमोडिटी टू द बायर एंड इन रिटर्न बायर इज गोइंग टू पे द प्राइस फॉर इट। सो बेसिकली यहाँ पे चार एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो अरेंजमेंट, दूसरा बायर्स एंड सेलर्स, तीसरा कमोडिटी और चौथा प्राइस। ये चार चीजें होनी चाहिए तो वो मार्केट कहलाता है। पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, जरूरी थोड़ी ना है कि बायर और सेलर मिले ही। कई बार तो वो ऑनलाइन भी मिल लेते हैं। तो ऑनलाइन भी ये क्या है? ये एक तरीके का इनडायरेक्ट अरेंजमेंट है ना। है तो ये भी अरेंजमेंट जहां पे सेलर ने, समझो फॉर एग्जांपल अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इन्होंने क्या किया है कि एक ऐप बनाया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही आते हैं और क्या करते हैं, वो कमोडिटी सेल करते हैं, उसके बदले में उन्हें प्राइस मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट, डायरेक्ट मार्केट एंड इनडायरेक्ट मार्केट। जैसे ये वाला हो गया आपका ई कॉमर्स मार्केट, और ये जो मार्केट है ये डायरेक्ट मार्केट है जो आप नॉर्मली अपने मतलब जगहों पर देखते हो घर के पास में। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो टाइप्स ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ competition are divided into two types. One is perfect competition, the other one is imperfect competition. So दो तरीके के मार्केट्स होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन होता है और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी तीन और केसेस है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो ये तीनों केसेस इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इन सभी के ऊपर हम आगे फ्यूचर में वीडियोस देखेंगे और इन सभी के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पर आज का टॉपिक जो है वो ज्यादातर फोकस्ड होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ऊपर। तो आगे चलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं। मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। सो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं एंड दे सेल होमोजेनस कमोडिटी। मतलब जो एक सेलर बेचता है ना, वही एग्जैक्ट सेम चीज दूसरा सेलर भी बेचता है। मतलब अगर वो चप्पल बेच रहे हैं तो सारे ही सेलर क्या करेंगे, एक ही तरीके का चप्पल बेचेंगे। या अगर टूथपेस्ट बेच रहे हैं तो सारे ही सेलर्स एक तरीके का टूथपेस्ट बेचेंगे। तो इससे होता क्या मालूम है, किसी भी एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से डिफरेंट नहीं होता है। मतलब जो चीज सेलर ए बेच रहा है वही बी भी बेच रहा है और वही सेलर सी भी बेच रहा है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से कोई भी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में नहीं होता है। और क्या फीचर्स है इस मार्केट के? यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। मतलब आप एज अ सेलर अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप मार्केट को छोड़ के जा सकते हो, बाहर निकल सकते हो। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लग रहा है कि प्रॉफिट के चांसेस है, सो यू कैन एंटर इनटू द मार्केट। सो देर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट इज कंप्लीट मार्केट इंफॉर्मेशन टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब बायर्स को भी पता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो कितने का बनता है, और सेलर्स को भी पता है कि बायर्स की क्या परचेजिंग पावर है। तो मतलब बायर को सेलर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, सेलर को भी बायर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब सभी के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है तो यहां पर आप किसी से हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। प्लस बहुत सारे सेलर्स हैं और सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ऐसे केस में होता क्या मालूम है कि किसी के पास भी कंट्रोल नहीं होता, कोई भी सेलर कंट्रोल नहीं कर सकता। दो चीजें क्या, एक तो प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। अगर दोनों में से कुछ एक भी किसी के कंट्रोल में होता ना, तो पावर उसके हाथ में होती मार्केट की। बट क्या है मालूम है, बहुत सारे सेलर्स हैं तो क्वांटिटीज तो बहुत है मार्केट में, और सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्राइस पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई सेम प्रोडक्ट का 11 रुपए चार्ज कर रहा है पर दूसरा सेलर 10 चार्ज कर रहा है, तो पूरा मार्केट कहाँ चला जाएगा? दूसरे सेलर के पास। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नाइदर एनी कंट्रोल ओवर क्वांटिटी। तो ये दोनों पे ही
सेलर की कोई कंट्रोल नहीं होती। इसी वजह से सेलर को इस मार्केट में प्राइस टेकर कहा जाता है, ना कि प्राइस मेकर। प्राइस टेकर मतलब कि जो मार्केट ने प्राइस डिसाइड करके दे दिया एज पर द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, वही प्राइसेस वो लेगा। उसके अलावा वो ना ज्यादा चार्ज कर सकता है ना ही कम। अगर कम करेगा तो उसका लॉस होगा। आगे देखते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जैसे लेबर की बात करते हैं। अब इस मार्केट का अजम्पशन क्या है या फीचर क्या है कि यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी है। मतलब मान लो ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, ये बहुत दूर दूर सिटीज है, और सिटी ए में एक लेबर है, उसकी नीड सिटी बी में है। तो सिटी बी में जब वो जाएगा तो उसको जाने के लिए घर छोड़कर जाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर लेबर घर छोड़कर चला जाए। तो ऐसे केसेस में, नॉर्मल केस में हम ये देखते हैं कि कई बार लेबर वो मूव नहीं कर पाता एक जगह से दूसरे जगह पर। बट इस मार्केट में ऐसा बोला गया है कि लेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले उसके घर में उसके बीवी बच्चे परेशान रहे, भले उसके घर में प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन वो घर छोड़ के जा सकता है कहीं और पे काम करने के लिए। और वो इतना ज्यादा अडेप्टेबल है टुवर्ड्स न्यू क्लाइमेट कि वो दूसरे जगह पे जाए तो वहां बर्फ भी क्यों ना पड़ती हो, वो आराम से रह सकता है। तो ये एक ऐसा अजम्पशन है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है। नेक्स्ट इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई कॉस्ट नहीं लगता, मतलब कि प्रोडक्ट बनता यहाँ पर है और समझो सेल थोड़ा दूर हो रहा है, लेकिन इनका मानना ये है कि इस मार्केट का कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। पर ये रियलिटी में तो नहीं होता ना। रियलिटी में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता ही है। बट अज्यूम किया है इस मार्केट ने कि यहाँ पे देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब आप ही सोचो कि क्या ऐसे सारे फीचर्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना। मतलब होमोजीनस कमोडिटी, सारे लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? तब तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नहीं, मार्केट में सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऐसा भी नहीं होता है कई बार। जो पुराना सेलर है वो मार्केट में किसी को आने ही नहीं देगा। दूसरा, कंप्लीट मार्केट इंफॉर्मेशन। आप सोचो कि आपके पास कंप्लीट मार्केट इंफॉर्मेशन है? नहीं है। आपको नहीं पता प्रोडक्ट कितने में बन रहा है, तो आप क्या करते हो? कई बार ज्यादा दाम देकर आ जाते हो। तो ये सारी चीजें, ऑल्सो ऑल दीज अदर फैक्टर्स, ये सारी आपको चीजें ना देखने को रियल लाइफ में तो नहीं मिलेगी। तो परफेक्ट कंपटीशन इज लाइक सच्चा प्यार। ये किसी को नहीं मिलता है। इट इज ट्रू लव। यू विल नेवर फाइंड इट। तो परफेक्ट कंपटीशन इसी तरीके का होता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर इसके कुछ फीचर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो देखना है, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। सो आगे चलते हैं। अब देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। मान लेते हैं कि एक समझो मैरीगोल्ड बिस्किट, ठीक है, कोई एक बिस्किट बन रही है, वो बिस्किट का प्राइस रखा गया है 10 रुपीज। और अगर मार्केट में 10 क्वांटिटीज बिकी तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 100। सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितना तुमने बेचा है अपॉन, सॉरी, कितना तुमने कमाया अपॉन कितना तुमने बेचा है। सो टोटल रेवेन्यू इज योर 100 अपॉन क्वांटिटीज। 10 क्वांटिटी बेची है तो कितना आ जाएगा आंसर? 10। सो एवरेज रेवेन्यू इज 10। ये समझा? अच्छा, एक और फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू का क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, हमने लिखा था। टी आर का फॉर्मूला क्या है याद करो, ये देखो यहाँ पे टी आर का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी टू क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। सो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना कि एवरेज रेवेन्यू का आंसर क्या आता है? प्राइस। मतलब जो प्राइस पे आप बेचोगे वही आपका क्या है? एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अच्छा, मार्जिनल मतलब एडिशनल, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के आपने कितना कमाया, वो होता है एडिशनल। एक एक्स्ट्रा के आने से उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक बंदा है वो 4 स्टेप्स चलता है, सो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स चलता है, 1 2 3 4। तो अगर मुझे पता करना है कि वो फोर्थ स्टेप पे कितने कदम चल के आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा? अभी वो जहां पर है, पर्टिकुलरली फोर्थ स्टेप पे, उसमें से माइनस कर दूंगा वो बाकी के जो 3 स्टेप्स चलकर आए। तो क्या आ जाएगा? 1 स्टेप। 1 स्टेप इज द मार्जिनल स्टेप, मतलब एडिशनल स्टेप कितना ले रहा है। उसी तरीके से प्रोडक्ट में भी होता है। मान लो 10 क्वांटिटीज आपने बेची 10 रुपए में, कितना कमाया? 100। अब 11th क्वांटिटी आप बेचने जा रहे हो, वो भी कितने में बेचोगे?
10 रुपए में, तो टोटल कितना कमाया? 110। तो मार्जिनल कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 11 यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 10 यूनिट्स, दैट इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 11 माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 11 माइनस 1, दैट इज 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द यूनिट्स। सो दिस इज द टोटल फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही चीजें आगे भी काम आएंगी। चलते आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिमांड कर्व ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। अच्छा, फर्म और इंडस्ट्री में एक ये फर्क होता है कि फर्म जो होती है ना, वो एक सिंगल होती है, मतलब सिंगल फर्म होती है। लेकिन ऐसे कई फर्म्स जब बहुत सारी मिल जाती है, एक फर्म, दो फर्म, तीन फर्म, सब मिला दो, तो क्या बन जाएगा? एक इंडस्ट्री बन जाएगा। और एक इंडस्ट्री बनने का, एक ये इंडस्ट्री बनने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स को कलेक्टिवली कंसीडर किया गया है। सो हमें देखना है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म एंड द इंडस्ट्री। सो द डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज डिराइव्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द इंडस्ट्री। देखो, ये है इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो यहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम। सो दिस दिस इज द प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट। तो याद रखना, जो प्राइस मार्केट में डिसाइड होगा वही एक इंडिविजुअल फर्म कंसीडर करेगा। इसीलिए तो उसको क्या बोला गया? प्राइस टेकर। सो आपको, मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें समझ गई होगी। आगे चलते हैं। सो दिस इज द प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट विच इज एक्सेप्टेड बाय द फर्म्स। नेक्स्ट इज, अब हमें देखना है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म है, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम समझाने से पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। इक्विलिब्रियम सुन के आपको लग रहा होगा इक्वल है वगैरह वगैरह, पर इक्विलिब्रियम का एक सिंपल मतलब अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक सिंपली उसका मतलब समझाता हूँ। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी पोजीशन, ना जिसके आगे आप जा सकते हो, ना ही जिसके पीछे। जैसे एक कहावत नहीं है, पीछे कुआं और आगे खाई। तो पीछे कुआं है, आगे क्या है? खाई है। तो बीच में आप फंस गए हो। सो दिस इज काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ऐसा नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आगे भी आप नहीं जा सकते हो और ना ही आप पीछे आ सकते हो। सो ऐसे केसेस में इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। तो देखो क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम इज दैट पोजीशन वेयर द फर्म डज नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू आइदर मूव फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड्स। अगर वो आगे बढ़ती है तो उसको क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो उसको लॉस होगा। और अगर वो कम, वो मतलब पीछे आती है, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम से कम प्रोड्यूस कर रही है, मतलब जो प्रॉफिट डिराइव कर सकती थी वो भी वो अब डिराइव नहीं करेगी। हम इसे और अच्छे से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। बस इतना समझना, अगर आगे गया तो क्या होगा? लॉस। और अगर पीछे आया तो क्या होगा? लेस प्रॉफिट। ठीक है। सो दिस इज, इफ ही मूव्स फॉरवर्ड दैट इज मोर देन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? लॉस। और अगर लेस देन इक्विलिब्रियम है तो लेस प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, अब देखते हैं इक्विलिब्रियम निकालने के दो अप्रोचेस। सो देर आर बेसिकली टू अप्रोचेस टू इक्विलिब्रियम। वन इज TC-TR अप्रोच एंड द अदर वन इज MC-MR अप्रोच। तो हम दोनों अप्रोचेस को देखेंगे। पहले देखते हैं TC-TR अप्रोच, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच। अच्छा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब जितनी क्वांटिटी बेचोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसके लिए ये एक स्ट्रेट लाइन रहती है, मतलब यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में? प्राइसेस और क्वांटिटीज के बीच में, कि जितना ज्यादा प्राइसेस बेचोगे, जितनी क्वांटिटीज या जितनी क्वांटिटीज पे बेचोगे, तो टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा। सो टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन क्वांटिटीज। जितनी क्वांटिटी बेचोगे उतना ज्यादा आपको टोटल रेवेन्यू मिलता जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। और टोटल कॉस्ट कर्व क्या होती है? टोटल कॉस्ट कर्व कैसी होती है? ये शुरुआत में मैं इसे दूसरे कलर से बनाता हूं। तो देखो, ये शुरुआत में ये यहां से शुरू होती है। ये जीरो से क्यों नहीं शुरू होती है, इसके भी रीजंस है। और ये इस तरीके से कुछ जाती है। दिस इज योर टोटल कॉस्ट कर्व। तो ये अब पहले शुरुआत में थोड़ा सा डाउन होगी, फिर बाद में ये अप हो जाएगी। और ये जीरो से नहीं शुरू होगी। इसके पीछे कुछ रीजंस है। क्या रीजंस है? ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हो गुड्स। तो वहां पे आपको एक वॉचमैन को बिठाना पड़ेगा, उसका तो खर्चा है ही। अब चाहे तुम प्रोडक्ट को बनाओ या ना बनाओ, तुम्हारा तो खर्चा लगने ही वाला है, फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ ना कुछ मनी तो लगेगा। तो ये वाला पोर्शन है फिक्स्ड कॉस्ट। बट उसके बाद क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट ऐड होने लगता है।
तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज टीसी। ये शुरुआत में थोड़ा सा कम होगा, फिर यहां पे एक बार कट करेगा और एक बार यहां पे कट करेगा। अब देखो, दो जगह पे टीसी इज कटिंग टीआर। ये कौन से दो लोकेशंस हैं? आई एम मार्किंग विद द ग्रीन कलर। एक यहां पर और एक यहां पर। मान लेते दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अभी आप बताओ, आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है? यहाँ पे ज्यादातर चांसेस है कि लोग बोलेंगे यहाँ पे ए हो जाएगा, इक्वल है, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम। पर आप एक बात समझो, हमने क्या इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देखा था कि यहाँ पे सेलर के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता कि आगे बढ़े या तो पीछे आए। तो यहाँ पे देखो, क्या उसके पास इंसेंटिव है आगे बढ़ने पे? अगर वो आगे बढ़ता है यहाँ से, तो देखो उसका टोटल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी टोटल रेवेन्यू जो है उसका ज्यादा हो जाएगा टोटल कॉस्ट से। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट्स कमा रहा है। तो आपको क्या लगता है, उसे जाना चाहिए आगे? बिल्कुल जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट से आगे जाएगा। नाउ ही हैज द इंसेंटिव टू मूव फॉरवर्ड। तो इस पोजीशन में वो क्या अर्न कर रहा है बच्चों? वो यहाँ पे अर्न कर रहा है प्रॉफिट, और सेलर इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दैट प्रॉफिट। यहां पर देखो, ठीक इसी जगह पे यहां पर क्या था, मैं इसे रेड में शो करता हूं या ऑरेंज से शो करता हूं, तो देखो दिस पोर्शन, दिस एग्जिबिट्स लॉस। क्यों लॉस है? देखो कॉस्ट का कर्व ऊपर है और रेवेन्यू का कर्व नीचे, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो देखो पीछे आने पे तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, बराबर है, पर आगे जाने पे उसको इंसेंटिव है। तो मतलब ये तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? यहां पर होगा, पॉइंट बी। अब देखो पॉइंट बी पे भी दोनों इक्वल है, टीसी टी आर। बट आप एक बात समझो, अगर इसके आगे वो जाता है तो देखो इतना प्रोड्यूस करने के बाद अगर वो आगे जाता है तो यहाँ पे उसको देखो लॉस होगा। दिस पोर्शन अगेन इज शोइंग लॉस, क्योंकि टीसी ज्यादा हो गया टीआर से। और अगर पीछे आता है तो लेस प्रॉफिट। तो ये पोजीशन क्या है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर मैं सम अप करूं, तो इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? व्हेन टीसी कट्स टीआर फ्रॉम बिलो। तो ये वर्ड याद रखना, टीसी कट्स टीआर फ्रॉम बिलो। जहां पे वो नीचे से कट करेगा वही क्या होगा उसका? वही होगा उसका इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं। दूसरा है एमसीएमआर अप्रोच। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कॉस्ट कर्व्स के बारे में बताया था, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड का होता है। और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है हर यूनिट का सेम है। क्योंकि प्राइस टेकर है फर्म, फर्म तो खुद डिसाइड कर नहीं सकती, तो सारी फर्म्स उतना ही चार्ज करेंगी जितना मार्केट डिसाइड करेगा। सो दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और ये क्या है आपका? मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। यू शेप्ड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब यहाँ मार्जिनल कॉस्ट भी दो जगह पर कट कर रहा है। कौन से दो जगह पर? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आपको क्या लगता है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा। यहाँ पे तो दोनों इक्वल आ गए। नहीं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। पॉइंट ए इज नॉट द इक्विलिब्रियम। वाई इज नॉट पॉइंट ए द इक्विलिब्रियम? बिकॉज द सेलर हैज नाउ इंसेंटिव टू मूव फॉरवर्ड एंड अर्न प्रॉफिट्स। ये देखो यहाँ पे ये इतना सारा उसका प्रॉफिट है, और मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कब होगा? जब वो एमसी के लोएस्ट पॉइंट पे होगा। तो आपको तो बोलना चाहिए सर यहाँ पे उसको रुक जाना चाहिए, इतनी क्वांटिटी बनाना चाहिए। पर इतने का क्या, अगर वो और बनाए कुछ प्रॉफिट तो कमा ही सकता है ना, वरना कोई और कमा लेगा। तो बेटर है कि कमा लो, तो वो और प्रोड्यूस करेगा। कब तक करेगा? जब तक मार्जिनल कॉस्ट अगेन इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बट कैसे? जब वो नीचे से कट करेगा, ठीक है। तो आप समझना इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन, कौन सी दो कंडीशन? वेयर एमसी इक्वल टू एमआर इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकेंड, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। यहाँ देखो, यहाँ पे वो ऊपर से कट कर रहा है। तो ऊपर से कट कर रहा है मतलब कि अभी भी उसके पास चांस है। यहाँ पे भी तो एमसी इक्वल टू एमआर हो ही रहा है ना, एमसी इज इक्वल टू एमआर। बट दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम। विच इज द इक्विलिब्रियम? पॉइंट बी इज द इक्विलिब्रियम, वेयर एमसी इक्वल टू एमआर वन कंडीशन एंड द सेकेंड कंडीशन इज एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ गया होगा। आगे चलते हैं। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम्स देखते हैं। शॉर्ट रन एक अच्छा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो पीरियड होते हैं। शॉर्ट रन ऐसा पीरियड होता है जहां पे आप अपने
फैक्टर्स को, कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड रहेंगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, और कुछ वेरिएबल रहेंगे। मान लेते हैं आपका कैपिटल, कैपिटल आपका फिक्स्ड रहेगा। ऑल्सो लैंड, लैंड भी तो फिक्स रहेगा। शॉर्ट रन में आप कैसे इतने जल्दी नया फैक्ट्री लगा सकते हो, या नया पूरा कंपनी खड़ी कर सकते हो, या नई जगह ले सकते हो? शॉर्ट रन में यू कैन नॉट डू दैट। यू कैन ओनली डू दैट इन लॉन्ग रन। बट शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो? लेबर को कम या ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो वो वेरिएबल फैक्टर है। तो कुछ फैक्टर्स शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहेंगे, और कुछ फैक्टर्स शॉर्ट रन में वेरिएबल रहेंगे। तो देखते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के तीन केसेस होते हैं। व्हाट आर दोस थ्री केसेस? ये तीन केसेस हैं। पहला है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा है लॉस। तो हम ये तीनों देखेंगे, और शायद अगर समय बचेगा तो लॉन्ग रन के बारे में भी देख लेंगे। सो लेट्स गेट फर्दर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे देखते हैं। तो देखो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? मैं आपको पहले कॉस्ट कर्व्स बना के आपको दिखा देता हूँ एक बार। डायरेक्ट डायग्राम बनाने से अच्छा है पहले आपको बता देता हूँ। सो देखो, ये है आपका एमआर कर्व। अच्छा, एमआर मतलब कितना? 10 रुपए, मान लेते 10 रुपए प्राइस था। तो हमने वही देखा था ना कि हर एडिशनल यूनिट का भी इतना ही प्राइस है। तो मैं बोल सकता हूँ प्राइस, एम आर इक्वल टू प्राइस। ये भी तो बोल सकता है इक्वल्स टू ए आर। क्यों? एवरेज रेवेन्यू भी 10 ही आएगा। तो यहाँ पे तीनों ही एक ही कर्व में आ गए, एम आर, ए आर और पी, दैट इज प्राइस। बट जरूरी नहीं दूसरे मार्केट्स में भी ऐसा हो, हम देखेंगे जब दूसरे मार्केट्स देखेंगे। सो दिस इज योर एम आर कर्व। ठीक है, ये उसका कमाई है, रेवेन्यू। ठीक है, याद रखना ये उसकी कमाई है। ये उसकी कमाई का कर्व है, फर्म की कमाई का कर्व है। आगे देखते हैं, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखो, प्रॉफिट आपको कब होगा बच्चों? जब आपका कॉस्ट जो है वो लेस देन होगा आपके रेवेन्यू से। तो याद रखना, आपकी कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के नीचे से, या एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे से। सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व। सो याद रखना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू, कॉस्ट इज लेस देन रेवेन्यू। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा, दूसरा हमको देखना है कि एक और पॉइंट था हमारा, क्या? एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो एमआर फ्रॉम बिलो मतलब इस तरीके से कट करेगा। और एमसी कर्व कैसा होता है? यू शेप्ड कर्व होता है। बट एमसी कर्व की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? इट कट्स एसी कर्व एट इट्स लोवेस्ट, एट इट्स लोवेस्ट। तो याद रखना ये तीसरी प्रॉपर्टी, एमसी कर्व कट्स एसी कर्व, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स लोवेस्ट। तो यहाँ पे इसके लोवेस्ट पे कट करते हुए जाएगा दिस पॉइंट। ओके, तो थोड़ा डायग्राम में मिसमैच हो गया, हाँ ये रहा। तो इसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट करके जाएगा, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज कटिंग द एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखो, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये इतना उसको कॉस्ट लगेगा। ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। एवरेज कॉस्ट कर्व आप देख सकते हो, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ये कॉस्ट बता रहा है। तो उसकी कॉस्ट कितनी लगी? मान लेते ओ पी आर एस। ठीक है, या क्यू, इसको क्यू ले लेते हैं, ओ पी आर क्यू। तो कॉस्ट कितनी हो गई? रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू इज द कॉस्ट। और रेवेन्यू क्या हो जाएगा फिर? सेम स्ट्रेट लाइन ऊपर लेकर जाओ, तो देखो जहां पे है उतना रेवेन्यू हो जाएगा। तो दिस इज ओ एस टी आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओ एस टी क्यू। सो दिस ट्राइंगल ओ एस टी क्यू इज द रेवेन्यू। तो देखो, ये रेक्टेंगल, सॉरी, नॉट ट्राइंगल, रेक्टेंगल, माय बैड। दिस रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन दिस रेक्टेंगल, कॉस्ट वाला। सो आप देख सकते हो ये जो इतना पार्ट बचा है, फॉर दिस आई नीड अनदर इंक, या दिस वन। सो ये क्या है? ये पार्ट है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, पॉजिटिव प्रॉफिट्स आएंगे, इसका मतलब है व्हेन द प्रॉफिट्स आर इन पॉजिटिव, तो ये क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे भी इस डायग्राम में देखते हैं हम। देखो ये है आपका एमआर कर्व। एमआर कर्व, उसके नीचे से गुजरना चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट शुड बी लेस देन रेवेन्यू, देन ओनली यू विल इनकर प्रॉफिट्स। दूसरा, अब हमें देखना है एमसी शुड कट एसी एट इट्स लोएस्ट। लोएस्ट पे कट किया, और देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एमसी इक्वल्स टू एमआर।
और दूसरी कंडीशन क्या थी? एमसी शुड कट एमआर एट फ्रॉम बिलो। एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी, यहां पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो सी दिस रेक्टेंगल ओ P1 E Q1, दिस इज योर रेवेन्यू विच इज ग्रेटर देन कॉस्ट OCRQ1। कॉस्ट से बड़ा है, तो आपका ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट शुड बी इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू। बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जब कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होगा? इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि याद करो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अकाउंटेंट जो होता है ना, वो क्या कंसीडर करता है? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता। पर आप एक इकोनॉमिस्ट, अगर आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सो इकोनॉमिस्ट कंसीडर्स इम्प्लिसिट कॉस्ट एज वेल। तो मतलब कि ये, अगर यहाँ पे कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू आ रहा है, इसका मतलब उसने इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर किया है। तो अगर उसको निकाल दूं तो वो अकाउंटेंट के हिसाब से तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। तो ये क्या है, इकोनॉमिस्ट के नजर में नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जीरो प्रॉफिट्स। ठीक है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, याद रखना। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। और अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट आ गया तो वो हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब वो उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उसने कमा लिया। तो देखो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट कब होगी, वो सीधा टेंजेंट होके जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन से। और यहाँ पे देखो ये दिस इज द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम विल बी देयर, बिकॉज एमसी कट्स एसी एट इट्स लोवेस्ट। तो ये क्या हो गया आपका रेवेन्यू कर्व, OPEQ इज योर रेवेन्यू कर्व। सिमिलरली OPEQ इज योर कॉस्ट कर्व। तो दोनों ही कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये केस 2 था। अब देखते हैं थर्ड केस। केस 3 इज द लॉस। अच्छा, लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। तो देखो कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, रेवेन्यू के कॉस्ट कर्व इज गोइंग अबाउ द रेवेन्यू कर्व। देखो रेवेन्यू कर्व क्या है, MR। तो आप देखो, देख सकते हो। नेक्स्ट इज, वी ऑल्सो नो दैट MC कट्स AC एट इट्स लोवेस्ट। लोवेस्ट पे कट किया। और दूसरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? पहला कंडीशन क्या है? MC इक्वल टू MR। सेकेंड कंडीशन क्या है? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर MC इक्वल टू MR हो रहा है, यहाँ पे MC इक्वल्स टू MR। तो देखो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका इक्विलिब्रियम है। तो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा सेलर। बट द प्रॉब्लम इज, ये इसका रेवेन्यू है। OPEQ इज द रेवेन्यू। रेक्टेंगल OPEQ इज द रेवेन्यू, एंड रेक्टेंगल OCSQ इज द कॉस्ट। तो ये जो इतना पार्ट बच रहा है ना, इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूं। तो ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे जो बच रहा है, दिस इज द लॉस इनकर्ड बाय द सेलर। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तीन पॉसिबिलिटीज, कौन सी? SNP मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। और लॉस मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब बेसिकली नेगेटिव में चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, आपके दो टॉपिक्स रह जाएंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ शटडाउन पॉइंट एंड सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। ये तीनों चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो ये तीनों ही चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सो फॉर एनी इकोनॉमिक्स रिलेटेड डाउट यू कैन टेक्स्ट अस। एंटिल देन टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।